हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर को जो क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 9 है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सो इस चैप्टर में सबसे पहले जो टर्म हमें समझना है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी है वो टेक्निक्स से डील करता है लाइव जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या एंजाइम्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स से लेके प्रोड्यूस करना प्रोडक्ट्स को या प्रोसेसेस को जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल हो। शॉर्ट में ये सिंपल में अगर इसे समझा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम टेक्नोलॉजी को लिविंग वर्ल्ड में यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल होगा वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि कर्ड को बनाना, ब्रेड को बनाना और वाइन को बनाना। जैसा कि पता है हमें कर्ड बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, ब्रेड बनता है यीस्ट से और वाइन भी यीस्ट से बनता है, दोनों ही यीस्ट से बनते हैं। इस चैप्टर में यहाँ पे गिवन है कि ऑल ये जितने भी हैं प्रोसेसेस ये माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं। और देखो यहाँ आगे लिखा है कि इट इज़ यूज्ड इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रेफर सच प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर सेम प्रोसेस को अचीव करना है लार्जर स्केल पर तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके किया जा सकता है इन प्रोसेसेस को। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्म होता है, leading to a test tube baby synthesizing a gene and using it, जीन को सिंथेसाइज करके उसका इस्तेमाल करना, डीएनए वैक्सीन डेवलप करना या फिर एक डिफेक्टिव जीन को ठीक करना, ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, इन्होंने ये डेफिनेशन दिया बायोटेक्नोलॉजी का जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों व्यूज़ से बताया जा सकता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। वो डेफिनेशन ये है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये एक ऐसा डेफिनेशन था जो कि ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन दिया गया। किसके द्वारा? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। सबसे पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहला इसमें दो कोर टेक्निक्स हैं, जिसमें से पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली होता है जीनोम का मॉडिफिकेशन, यानी डीएनए या आरएनए का किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से कि उसके फिनोटाइप चेंजेस भी विजिबल हो जाएं। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए और आरएनए, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कि जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा जीनोम को किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में तो वो चेंज कर देगा उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को भी, यानी फिनोटाइप आई गेस फिजिकल अपीयरेंस जो होता है। दूसरा जो था इसमें टेक्निक वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, यानी कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, जो कंटामिनेटेड ना हो, ambience in chemical engineering process to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines और enzymes। जो ऐसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, वैक्सीन्स और एंजाइम्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए लार्ज क्वांटिटीज़ में। इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में
एनेबल होता है, ग्रोथ जो एनेबल होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल का ही ग्रोथ किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, मेंटेनेंस करके स्टेराइल कंडीशंस में। सो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को अगर डिटेल में समझे, उसका कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट समझे, तो यहाँ पे लिखा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जो देखो, कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेरिएशन और फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन, जो बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनिज्म के लिए या पॉपुलेशन के लिए। वेरिएशन आना, यूनिक कॉम्बिनेशंस का फॉर्म होना जेनेटिक सेटअप में। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रिजर्व करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, वाइल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो परमिट करता है वेरिएशन को। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर जो प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में यूज़ होते हैं वो इस इंक्लूजन पे है, वो इंक्लूजन के को लीड कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अनडिज़ायरेबल जीन्स का अलॉन्ग विद द डिज़ायर्ड जीन्स। जो डिज़ायर्ड जीन्स हैं उनके साथ साथ जो अनडिज़ायर्ड भी हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक्स इंक्लूड करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के क्रिएशन को, जीन क्लोनिंग के यूज़ को, जीन ट्रांसफ़र को। ये लिमिटेशंस जो हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसीजर्स में, उनको ओवरकम करने के लिए और आइसोलेट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक या सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स, बिना अनडिज़ायरेबल जीन्स का जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है उनमें सिर्फ डिज़ायरेबल जीन्स का ही हो सके इंट्रोडक्शन, बाकी जो अनडिज़ायरेबल है वो ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए जो टेक्निक्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के वो हमें समझना है। तो डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज़ समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। सो जो इसमें बोल रहा है कि डीएनए के एक पीस का क्या फेट है कि जब वो एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है तो मोस्ट लाइकली जो ये डीएनए का पीस है वो अपने आप मल्टीप्लाई नहीं करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रोजेनी सेल्स में, वो खुद से मल्टीप्लाई करने के काबिल नहीं है। लेकिन जब वो इंटीग्रेटेड होता है रेसिपिएंट के जीनोम में तो वो मल्टीप्लाई कर सकता है, तो वो इनहेरिट हो सकता है होस्ट डीएनए के साथ साथ। ये क्यों होता है? क्योंकि जो डीएनए पीस है, जो एलियन पीस है डीएनए का, वो अब क्रोमोसोम का पार्ट बन चुका है और उसके पास अब एबिलिटी आ चुकी है रेप्लिकेट करने की। क्यों? क्योंकि उसे इंटीग्रेट किया गया रेसिपिएंट के जीनोम में, इंटीग्रेट किया गया, तो अब वो क्रोमोसोम का हिस्सा बन चुका है, तो अब वो रेप्लिकेशन भी करेगा उसमें। तो किसी भी क्रोमोसोम में जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है, यानी कि स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन अ क्रोमोसोम इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए। और जब मल्टीप्लिकेशन होता है एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब एलियन पीस डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको पार्ट बनना पड़ता है क्रोमोसोम या क्रोमोसोम्स का, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाता है, जिसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है क्रोमोसोम के पास, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। दस एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो एलियन डीएनए है वो लिंक हो जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट। वो इसलिए लिंक हो जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ताकि जो एलियन पीस है डीएनए का वो रेप्लिकेट कर सके और अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में। इसे क्लोनिंग भी कह सकते हैं या फिर मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना भी कह सकते हैं किसी भी टेम्पलेट डीएनए का। सो अब हमें फोकस करना है फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ
आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल बना है, इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। तो जो कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो एमर्ज हुआ पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद द नेटिव प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करता है उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। तो जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो एमर्ज हुआ लिंकिंग के पॉसिबिलिटी से, जो जेनेटिक जीन को एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है विद नेटिव प्लाज्मिड। किसका? साल्मोनेला टाइफीमेरियम के डीएनए के साथ एमर्ज किया गया। देखो, जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, जो इसके जो जीन है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उसको ऐड किया गया वेक्टर के साथ जो प्लाज्मिड है। वो किसके प्लाज्मिड से? सैल्मोनेला टाइफीमेरियम के। सो स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने एकम्प्लिश किया 1972 में, आइसोलेट करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट कर लेना एक पर्टिकुलर डीएनए से, प्लास्टिड के, जो रिस्पॉन्सिबल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। तो जो कटिंग होगा डीएनए का स्पेसिफिक लोकेशंस पे, वो पॉसिबल कर सकता है डिस्कवरी मॉलिक्यूलर सिजर्स का। यानी कि डीएनए के कटिंग को उसके स्पेसिफिक लोकेशंस पे, उसे मॉलिक्यूलर सिजर्स कहा जाता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। तो जो कट पीस है डीएनए का, उसको लिंक किया गया प्लाज्मिड डीएनए के साथ। अब जो ये प्लाज्मिक डीएनए है वो वेक्टर्स की तरह काम करेंगे, यानी कि एक तरीके से पैसेंजर्स होते हैं डीएनए के। ये ट्रांसफ़र करेंगे पीस ऑफ डीएनए जो अटैच्ड होगा उनमें। ये फिर से मैं समझाती हूँ कि जो पहले तो क्या हुआ कि डीएनए को कट किया गया स्पेसिफिक लोकेशन से, उसके बाद जो ये कट पीस है डीएनए का, उसको लिंक किया गया प्लाज्मिड डीएनए के साथ। अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो वेक्टर्स की तरह काम करेगा ट्रांसफ़र करने के लिए डीएनए के पीस को जो अटैच्ड है उस पर। जो प्लाज्मिड है वो वेक्टर की तरह यूज़ हो सकता है डिलीवर करने के लिए एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में अगर डीएनए को डिलीवर कराना है, एलियन पीस जो है डीएनए का उसको डिलीवर कराना है, तो ये प्लाज्मिड यूज़ होता है वेक्टर की तरह। जो लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स विद द प्लाज्मिक वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज which acts on cut molecules and join their ends। तो ये जो लिंकिंग था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जो प्लाज्मिड वेक्टर के साथ था, वो पॉसिबल हो पाया सिर्फ एंजाइम डीएनए लाइगेज की वजह से। डीएनए लाइगेज ने क्या किया, जो कट वाले डीएनए मॉलिक्यूल्स थे उनके एंड से जॉइन कर दिया, एक दूसरे से लिंक करने के लिए डीएनए लाइगेज ने हेल्प किया। फिर this makes a new combination, circular autonomously replicating DNA के एक नया कॉम्बिनेशन फॉर्म हो गया जो कि क्रिएटेड होता है इन विट्रो में, जिसको बोला जाता है rDNA या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब ये डीएनए ट्रांसफ़र होता है इशर्चिया कोलाई में, तो जो एक बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड है साल्मोनेला से, वो रेप्लिकेट करता है नए होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ और मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है। तो जो ये एबिलिटी है मल्टीपल कॉपीज़ बनाने का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का ई कोलाई में, जो ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया गया, तो उसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मल्टीपल होने लगा, मल्टीपल कॉपीज़ बनने लगे, इसे क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। ई कोलाई में इसका क्लोनिंग होना है। तो 3 बेसिक स्टेप्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए इनटू डिज़ायरेबल जीन।
आइडेंटिफाई करना डीएनए, किसी भी डिज़ायरेबल जीन में डीएनए को आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाई डीएनए इनटू द होस्ट। अब डीएनए आइडेंटिफाई हो चुका है तो उसे इंट्रोड्यूस करना है होस्ट में। तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब वहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो चुका है डीएनए होस्ट में, तो वहाँ पर जो इंट्रोड्यूस हुआ है डीएनए होस्ट में उसका मेंटेनेंस होना चाहिए और ट्रांसफ़र होना चाहिए डीएनए उसके नेक्स्ट प्रोजेनी में। सो ये फिर प्रॉपर 3 स्टेप्स हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स क्या क्या हैं डीएनए टेक्नोलॉजी के? पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेजेस, वेक्टर्स और होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है, सो थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।